हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएड कॉन्सेप्ट। मैं हूं नवनीत सर, आपके लिए लेके आया हूं सिलेबस वीडियो उन बच्चों के लिए जो बिजनेस स्टडीज़ को एज अ डोमेन रखना चाहते हैं, मतलब एज अ सब्जेक्ट रखना चाहते हैं एनसीईटी बीएड 2024 एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में। तो बच्चों, इस एग्ज़ाम्स को क्रैक करने से पहले आपको सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप मेरे हमारे चैनल को फॉलो करें और बिल्कुल आपको नियमित रूप से वीडियोस मिलेंगे बिजनेस स्टडीज़ पे। और जो बच्चे एनसीईटी बीएड में बिजनेस स्टडीज़ को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ही ये वीडियो है, जिसमें कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस कि क्या सिलेबस होने वाली है वो बच्चे जो बिजनेस स्टडीज़ को एज अ डोमेन लेना चाहते हैं। तो मूव ऑन करते हैं बच्चों। तो ये जो हमारा स्लाइड है, इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम्स को करने से पहले हम जानेंगे कि क्वेश्चंस क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है बच्चों 25, जिसमें से अगर आप राइट आंसर देते हैं तो आपको 4 नंबर मिलते हैं, विच इज कि आपको 100 मार्क्स ऑल इन ऑल यू विल गेट टोटल मार्क्स। फिर जो नेगेटिव मार्किंग है बच्चों, तो वो है -1, मतलब अगर आप एक गलती करते हो तो उसके लिए आपको -1 मार्किंग मिलेगी। मूविंग ऑन बच्चों टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड देन हेयर वी दिस वाज द पेपर पैटर्न। देन जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आप लोग जान रहे होंगे कि बिजनेस स्टडीज में सबसे पहले हम लोग बस मैनेजमेंट पार्ट, यानी कि जो क्लास 12 में आप लोगों ने पढ़ा था, बस आपको वही कवर करने हैं बच्चों। तो ये बहुत ही एडवांटेज हो जाता है कि और एक एज मिल जाता है कि आप 11th वाले सिलेबस को कवर नहीं करना है, बिल्कुल भी 11th वाले सिलेबस को नहीं करना है। तो इस बात को बिल्कुल एकदम दिमाग में आप लोग डाल लीजिए कि 11th के सिलेबस को छूना ही नहीं है। बस क्या करना है कि आपको 12th का जो भी बुक था, जो भी आप लोग एनसीईआरटी अगर फॉलो कर रहे हैं तो बस उसको फॉलो करते रहो बच्चों, क्योंकि उसी से मेजर सिलेबस का पैटर्न है। मतलब आपको जो भी यहाँ पे है सब क्लास 12th का ही पढ़ना है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि सबसे पहले क्या है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब ये चीज़ आप लोग बिल्कुल पढ़ चुके होंगे आगे 12th में अपने, कि मैनेजमेंट क्या है, नेचर क्या है, सिग्निफिकेंस। चलिए आगे हम देखेंगे कि इसमें से क्या पढ़ना है, बट सबसे पहले मैं एक प्रीव्यू दे देता हूं कि आपको जनरली क्या क्या पढ़ना है। तो फिर दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दोनों साइंटिस्ट के प्रिंसिपल जो थे, द 2 प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। तो ये मत सोचना कि बस एक ही प्रिंसिपल पढ़ लेंगे तो काम चला जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। दोनों प्रिंसिपल्स आपको इक्वली पढ़ने पड़ेंगे। मूविंग ऑन, वी हैव बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट ये छोटा सा एक पार्ट है, बट इसमें आपको ये जान लेना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट है। वो आपको पूछ सकती है कि क्या सजेशंस हैं आपके हिसाब से, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे किसी बिजनेस को अफेक्ट करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो भी इसमें पढ़ने हैं। फिर जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें पढ़ना है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है बच्चों, मतलब मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस है तो वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो वही 5 फंक्शंस दोबारा हमें पढ़ने हैं। और वो 5 फंक्शंस कौन कौन है बच्चा लोग? सबसे पहला है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फिर है स्टाफिंग, फिर होगा डायरेक्टिंग, और फिर होगा हमारा कंट्रोलिंग। और मूविंग ऑन, जब ये पांचों जैसे ही हम कवर करते हैं तो इसके अंदर जो भी है वो सब बिल्कुल ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और फिर जैसा कि पार्ट बी जो हम लोगों को पढ़ना था 12th में, वो सिमिलरली यहाँ पे अच्छे से है। सॉरी बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू दिस स्लाइड। तो पार्ट बी में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो भी यहाँ पे पढ़ना है, जैसे कि बिजनेस फाइनेंस। तो ये बिजनेस फाइनेंस है तो ये भी हमें कवर कर लेना है। फिर फाइनेंशियल मार्केट्स, कितने तरह के, दोनों जो मार्केट्स है वो भी हमें एक बार कर लेना है। फिर मार्केटिंग है, और उसके बाद है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और लास्टली हमें इसमें क्या देखना है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो ये एक ओवरव्यू था बच्चों, ये सब भी आपको बस पढ़ना है। अब इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है वो हम फर्दर स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, और आप लोग बिल्कुल ही हमारे साथ बने रहो। हम लोग शुरू से अंत तक आपके साथ हैं और हमेशा आपको हर पीडीएफ्स, हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। सबसे पहला बिजनेस स्टडीज़ में ऑब्वियसली ये दोनों तो क्लियर ही हैं आपको। ये दोनों हैं पार्ट्स हमारे, प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और एक है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग वाला पार्ट। सॉरी ये छूट गया था, आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो मार्केटिंग का पार्ट। तो ये दोनों आपको ही बेसिकली बिजनेस स्टडीज़ में फॉलो अप करके चलना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो यही है, सबसे पहला स्लाइड हम लोग देखते हैं। तो उसमें आ जाता है प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको पढ़ना है नेचर और सिग्निफिकेंस में कि मैनेजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस है, मतलब प्रबंध का क्या अवधारणा, उद्देश्य और महत्व है। उसके बाद से फिर नेचर ऑफ मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट का नेचर है, मैनेजमेंट है साइंस, आर्ट, प्रोफेशन की, जैसे कि मैनेजमेंट क्या साइंस है, क्या आर्ट है, क्या प्रोफेशन है, ये भी एक बार देख लेना है।
फिर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो टॉप लेवल, सुपरवाइजरी और फोरमैनशिप वाला भी आपको पढ़ना है। हालांकि इसमें इंक्लूड नहीं है, बट आपको फोरमैनशिप भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई भी चीज छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए प्रबंध के स्तर, शीर्ष, मध्य, पर्यवेक्षी, प्रथम स्तर, ये भी हमें कर लेना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज नॉट द नेक्स्ट यूनिट एक्चुअली, बट इट इज अ पार्ट ऑफ दिस इटसेल्फ, दैट इज मैनेजमेंट फंक्शंस। तो बच्चों मैनेजमेंट फंक्शंस में जैसे ही हम जाते हैं तो इसमें देख लेना है कि प्लानिंग, जो भी फंक्शंस थे मैनेजमेंट के, तो मैंने जैसे बताया कि जो भी फंक्शंस आपको पढ़ने हैं तो पांचों फंक्शंस पढ़ने हैं आपको, और वो भी अच्छे से पढ़ने हैं। तो बिल्कुल आपके पास समय है, क्योंकि 2024 में एग्जामिनेशन है, तो आपके पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ समय है कि आप इन चीज़ों को दे सको, इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर सको। फिर है यही कि लन्योजन क्या होता है, आयोजन, यही सब पढ़ना है आपको। फिर कोऑर्डिनेशन के बारे में भी पढ़ लेना है कि कोऑर्डिनेशन का क्या नेचर और इंपॉर्टेंस है, मतलब हार्मनी से कैसे हम बिजनेस गोल्स को अचीव कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस। मतलब अगर बिजनेस स्टडीज के चैप्टर के हिसाब से अगर बात करें तो ये बस हमने फर्स्ट चैप्टर अभी कंप्लीट किया है। आई होप अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा 12th का, तो हमने फर्स्ट चैप्टर पूरी अच्छे से कर लेनी है बच्चों। फिर मूविंग ऑन, मैनेजमेंट का ये है। फिर यूनिट 2 में आते हैं, मतलब कि यूनिट 2 में है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले जान लेने की मैनेजमेंट होता क्या है, नेचर क्या है मैनेजमेंट का, और मैनेजमेंट का क्या महत्व है, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का। फिर पढ़ना है फेओल्स का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब जो दोनों साइंटिस्ट थे हमारे, FW फेओल और ये टेलर, तो इन दोनों का हमें कर लेना है। हेनरी फेओल और FW टेलर, दोनों का हमको प्रिंसिपल अच्छे से कंप्लीट करना है कि क्या प्रिंसिपल था इनका, क्या टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट था, और इनके सारे प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। मतलब फेओल के जो भी 14 प्रिंसिपल्स थे बच्चों, वो 14 के 14 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करती है। तो ये 14 प्रिंसिपल्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि मतलब एक भी कोई भी चीज़ हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, मेरे कहने का ये मतलब है। तो नेक्स्ट मूविंग ऑन वी हैव इज द थर्ड यूनिट, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इस थर्ड यूनिट में हमें क्या कर लेना है कि सबसे पहले जान लेना है बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। वही इजी है ये चीज़, ये तो बहुत ही बेसिक सा चीज़ है। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या डायमेंशंस होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल। तो आई होप ये सब क्लियर ही होगा कि सोशल फैक्टर जैसे दिवाली से क्या बिजनेस को इफेक्ट होती है, फिर अगर मान लो कोई फेस्टिवल है तो कैसे बिजनेस हमारा इफेक्ट होगी, तो यही है इसमें। फिर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया एक अलग टॉपिक से ऐड किया गया है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, मतलब कि इंडिया में हमारे क्या फ़र्क पड़ता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से। तो जैसे इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, मतलब गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है, अगर लाती है, तो उससे इंडियन इकोनॉमी और इंडियन बिजनेसेस एक्टिविटीज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो भी हमें एक बार देख लेना है। और विथ स्पेशल रेफरेंस टू द अडॉप्शन ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, मतलब ये वाला फेज भी पढ़ लेना है कि 1991 के बाद जो ये LPG रिफॉर्म्स लाए गए थे बच्चों, तो LPG रिफॉर्म्स से क्या बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा और कैसे बिजनेस हमारी ग्रो की भारत में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर मूविंग ऑन, जैसे हम लोग आगे मूव करते हैं तो यूनिट 4 में है वही अब 5 फंक्शंस जो मैंने बताया मैनेजमेंट के, तो वही अब आपका स्टार्टेड है। जैसे प्लानिंग में आपको हर एक चीज़ पढ़ लेना है, मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, तो ये सब तो हर एक मैनेजमेंट फंक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर प्लानिंग प्रोसेस के बारे में जान लेना है कि क्या प्लानिंग की प्रोसेस थी। टाइप्स ऑफ प्लान्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी, सारे के सारे टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे वो भी टाइप इंपॉर्टेंट है, स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत समझिएगा कि इन दोनों के बारे में यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दीज ऑल्सो फॉर्म्स दी टाइप ऑफ प्लान्स, सो दीज आर ऑल्सो इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज दीज टाइप्स ऑफ प्लान। ठीक है बच्चों। तो प्लानिंग में हमें क्या पढ़ लेना है, मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, फिर प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद मूविंग ऑन, तो ऑब्वियसली आपको भी पता है कि नेक्स्ट क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग में हमें वही चीज़ पढ़ लेना है, मीनिंग और एंड इंपॉर्टेंस, ऑर्गेनाइजिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है। स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि प्लानिंग में भी हमने पढ़ा कि प्लानिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली ऑर्गेनाइजिंग में भी स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल एंड डिविजनल, मतलब ये फंक्शनल और डिविजनल जो स्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है,
डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, अलग से डिसेंट्रलाइजेशन भी पढ़ना है, और फिर डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब ये इक्वली ये तीनों जो भी ऑर्गेनाइजिंग के पार्ट हैं वो तीनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करती है। फिर मूविंग ऑन यूनिट 6 पे, तो यूनिट 6 पे जैसे ही हम जाते हैं तो हमें दिख जाता है स्टाफिंग। तो स्टाफिंग इसका भी सेम चीज़ें हैं, मीनिंग, नीड, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। बेसिकली आपको हर एक चैप्टर को कवर करना है, बट एक होता है ना कि ज़्यादा आपको डिटेलिंग में ना घुसते हुए बस वो इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको कवर कर लेने हैं जो आपको ऐसा लगता है कि एग्जाम्स में आएंगी। तो इतना ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं है। आप बने रहो हमारे साथ और आपको हम सेल थ्रू करवाएंगे आपकी इस जर्नी को। तो मीनिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। फिर स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, मतलब एचआरएम में क्या स्टाफिंग का रोल है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। फिर स्टेप्स इन द स्टाफिंग प्रोसेस, मतलब नियुक्तिकरण प्रक्रिया में कदम, नियुक्तिकरण की क्या क्या प्रोसेसेस है, कैसे हम किसी को हायर करते हैं एक कंपनी में या फिर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी इम्पॉर्टेंट है। रिक्रूटमेंट क्या होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर सिलेक्शन, तो सिलेक्शन का क्या मीनिंग है, क्या प्रोसेस है, सारा कुछ पढ़ लेना है। फिर आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पढ़ लेना है, मीनिंग, नीड। आपको ऐसा लग रहा होगा बच्चों कि ये बिल्कुल 12th का ही सिलेबस है, तो बिल्कुल वही है। और एक एडवांटेज भी है कि आपको 11th का नहीं पढ़ना है कुछ भी, और 12th का ही पूरा का पूरा सिलेबस है, तो स्टाफिंग का यही सब आपको पढ़ना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डायरेक्टिंग या फिर डायरेक्टिंग। कुछ बच्चे प्रोनाउंस को डायरेक्टिंग करेंगे, बट ऐसे आप लोग बोलो डायरेक्टिंग तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो डायरेक्टिंग क्या होगा, तो इसका डायरेक्टिंग का हमें मीनिंग भी पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स, सारा कुछ, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन, निर्देशन के तत्व क्या क्या होते हैं। फिर सुपरविजन के बारे में पढ़ना है, मोटिवेशन के बारे में पढ़ना है, क्या क्या मोटिवेशन का वो जो एक मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लीडरशिप वाला इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। फिर कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉर्मल इनफॉर्मल बैरियर्स कितने सारे होते हैं कम्युनिकेशन में, तो ये सब भी आपको पढ़ लेने हैं। बेसिकली पूरा का पूरा डायरेक्टिंग चैप्टर आपको कवर करना है। और लास्ट आ जाता है हमारे पास कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग बहुत छोटा सा दिया हुआ है, जिसमें आपको पढ़ना है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। फिर रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग की क्या संबंध है नियोजन और नियंत्रण में, नियोजन और नियंत्रण के बीच में क्या संबंध है कि नहीं, दोनों भाई बहन भी हो सकते हैं। फिर स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, मतलब क्या क्या स्टेप कंट्रोलिंग के स्टेप्स हैं। फिर टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग, मतलब कंट्रोलिंग के क्या क्या टेक्निक्स है, कैसे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो इम्पोर्टेंस हो जाता है। फिर है बच्चों मूविंग ऑन, वी हैव बिजनेस फाइनेंस, मतलब दिस इज द पार्ट बी ऑफ बिजनेस स्टडीज, मतलब ये बेसिकली हम लोग पार्ट 20 का अब शुरू करने जा रहे हैं। तो पार्ट बी में हमें क्या क्या कर लेना है, बिजनेस फाइनेंस में पढ़ लेना है हमें। सबसे पहले बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग, रोल, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये अगर आप बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो तो मीनिंग, रोल, ऑब्जेक्टिव्स एकदम आपको एकदम ऐसे भाई बंधु की तरह इसको लेके चलना है कि हर एक चैप्टर में आपको मीनिंग, रोल, इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स कर लेना है। फिर फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, मीनिंग और इम्पॉर्टेंस उसका भी, जैसा कि मैंने बताया, आपको लेके ही चलना पड़ेगा इसको। तो एक ये याद करने का एक टेक्निक भी होता है बच्चों, जो अगर आप मेरे साथ लाइव जुड़ोगे तो मैं बिल्कुल आपको एकदम बच्चों की तरह टेक्निक से आपको ये याद करवा दूंगा। रटना कुछ नहीं है, क्योंकि बिजनेस स्टडीज इज नॉट अबाउट कि आप रट के एकदम तोता की तरह चले जाओ, तो वो कभी हो नहीं पाएगा। और बिजनेस स्टडीज़ बहुत ही मज़ेदार और समझने वाला चीज़ें हैं, आपको एकदम रियल लाइफ एग्जांपल्स मिलेंगे। तो आप जुड़े रहो हमारे साथ और बिल्कुल हमारे कोर्सेज को भी परचेज करो, ताकि हम ये कर सकें, आपको एक अच्छी सी गाइडेंस दे सकें। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है कि मीनिंग और फैक्टर्स क्या क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर को, पूंजी संरचना, अर्थ और कारक। फिर फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल क्या होता है, मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर रिक्वायरमेंट्स। तो एक अच्छा मौका भी है कि ये दोबारा से आपको पढ़ने को मिल रहा है, तो एक बहुत अच्छा ये हो जाता है। फिर आपको पढ़ना है फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में कि कौन कौन से मार्केट होते हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, नेचर एंड टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट है। फिर मूविंग ऑन, वी हैव डिस्टिंक्शन ऑल्सो वी हैव टू स्टडी कि क्या क्या डिफरेंसेस है पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार के बीच में, क्या अंतर है। जैसे कि अगर पूछ दिया कि कौन सा इन दोनों में से मार्केट है जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में डील करता है, तो आप क्या बोलोगे, मनी मार्केट है ना, बिल्कुल नहीं, कैपिटल मार्केट। ठीक है, कैपिटल मार्केट में हम डील करते हैं ऐसे सिक्योरिटीज़ में जिनका मैच्योरिटी बहुत लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, और मनी मार्केट ऑपोजिट, जिनका 1 ईयर से लेस में होता है, उसको हम कहाँ डील करते हैं,
मनी मार्केट में। फिर देखिए जैसे देख लिए कि डिस्टिंक्शन क्या है, तो ये भी पूछ सकता है आपको कि क्या ये डिफरेंस है, स्टेट ट्रू और फॉल्स और नॉट। फिर स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी अच्छे से पढ़ना है कि क्या ट्रेडिंग प्रोसीजर है स्टॉक एक्सचेंज में, OCTI के बारे में, NSEI के बारे में, फिर ट्रेडिंग प्रोसीजर के बारे में जान लेना है। फिर सेबी के बारे में भी पढ़ना है, जो कि सेबी क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी है स्टॉक एक्सचेंजेस का। तो ये रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया जो भी है, इसका भी ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस पढ़ लेना कि कैसे सेबी आखिर रेगुलेट करती है सारे स्टॉक एक्सचेंजेस को, और जो भी ट्रेड होता है हमारे स्टॉक एक्सचेंज में उसको कैसे सेबी रेगुलेट करती है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मूविंग ऑन वी हैव मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग भी हमें पढ़ लेना है कि विपणन कैसे, विपणन का अर्थ क्या है, कैसे विपणन हो सकता है, विपणन का क्या भूमिका है, तो यही सब। फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, मतलब मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। मार्केटिंग मिक्स, आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि बहुत डर रहे हो आप इसको देख के, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स है और तुरंत खत्म होने वाले टॉपिक्स है। मतलब अगर मान के चलो तो ये पूरा मार्केटिंग का जो है, पूरा बिजनेस स्टडीज़ का जो सिलेबस है बहुत इजीली खत्म होगा। अगर आप एक दिन में कम से कम बिजनेस स्टडीज़ को कम से कम 1 आवर भी दे रहे हो, दैट्स मोर देन एनफ फॉर बिजनेस स्टडीज़, ऐसा मेरा मानना है। तो बिजनेस स्टडीज़ को कम से कम अगर आप 1 घंटे भी दे रहे हो ना बच्चों, तो ये मोर देन एनफ हो जाता है, क्योंकि बिजनेस स्टडीज इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। जितना आप समझते हो चीज़ों को उतनी आप जल्दी ग्रैब करोगे, समझे। तो यही है। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स, फिर प्रोडक्ट, नेचर, क्लासिफिकेशन, ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग, ये सब भी पढ़ना है, मतलब प्रोडक्ट के बारे में, उत्पाद। फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है कि कैसे जो भी गुड्स है वो किसी तक पहुंच सकता है, क्या चैनल्स, क्या माध्यम है जिससे हम सामान को पहुंचा सकते हैं। फिर प्रमोशन के बारे में भी पढ़ना है, मीनिंग, रोल प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग का क्या रोल होता है, पर्सनल सेलिंग का क्या मतलब होता है। तो सबके मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स आपको इक्वली इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर प्राइस के बारे में पढ़ना है कि फैक्टर्स कौन कौन है जो प्राइस को हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग रखते हैं वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है कि कैसे उस प्रोडक्ट को हम प्राइस रख सकें। तो ये इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर मेरे ख्याल से ये लास्ट पार्ट है, यस इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द एंटायर सिलेबस, दैट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ये भी आपको पढ़ना है और बिजनेस स्टडीज़ के बुक में भी हमारे ये सबसे लास्ट चैप्टर था, तो ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पढ़ लेना है कि इंपॉर्टेंस क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के, आखिर उपभोक्ता को संरक्षण का महत्व क्या है, क्यों उन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। जैसे मान लो आप कहीं से गुड्स खरीदने जाते हो और गुड्स आपको फटा हुआ मिल गया, तो आप तो चुप हो जाओगे कि छोड़ो भाई जाने दो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास ये हक है, वही हक के बारे में बात भी होगी कि कंज्यूमर्स के पास क्या क्या राइट्स है, उपभोक्ता के पास अधिकार क्या क्या है, फिर कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है, उत्तरदायित्वता क्या क्या है। फिर वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मतलब क्या क्या रास्ते हैं, कैसे कैसे कंज्यूमर प्रोटेक्ट हो सकता है। फिर रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड NGOs, मतलब उपभोक्ता संगठनों और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। मतलब NGOs के बारे में भी थोड़ा सा डिस्क्लेमर जान लेना है बस, एज सच यहाँ पे कुछ मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस नहीं जानना है, बट आपको ये जानना पड़ेगा कि क्या रोल है कंज्यूमर का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि एक तरह से ये लिंक्ड है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव दिस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट विच इज़ एन एडिशन टू योर सिलेबस, जो कि आपके सिलेबस में एक नया एडेड पोर्शन है। इसका मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं, मतलब हमारे अंदर जो बिजनेस स्टार्ट करने की जो क्षमता है, जो हमारे अंदर योग्यता है, उसको कैसे डेवलप करें। तो उसका कॉन्सेप्ट, फंक्शंस एंड नीड्स पढ़ना है कि क्या कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, कार्य है। फिर एंटरप्रेन्योरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉम्पिटेंसीज, मतलब क्या क्या आपके अंदर हो सकता है जिससे आप एक नई बिजनेस खड़ी कर सको। फिर प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, हाँ मुझे पता है आप लोग ये 12th में नहीं पढ़े होंगे, बट थोड़ा ये उतना भी कुछ हाई फाई टॉपिक्स नहीं है, ये बहुत ही इजी टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। मेरे ख्याल से जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि उन्हें पढ़ना ही होगा 11th, आई गेस 11th या 12th में आप लोग को ये पढ़ना होगा। तो ये काफ़ी रिलेटेबल टॉपिक्स है, कोई भी स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों को ये पढ़ना ही पड़ता है बिजनेस इन्वायरमेंट में, बिजनेस स्टडीज़ में। फिर इसका लास्ट जो टॉपिक है वो है एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज़, एटीट्यूड्स एंड मोटिवेशन। तो ये तो डायरेक्टिंग से आप लोग तुरंत सीख सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सब हम लोग बिल्कुल कवर करेंगे और ये बहुत ही ईजी टॉपिक है मेरे ख्याल से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो यही है। मूविंग ऑन,
सो दिस वॉज द लास्ट स्लाइड। और यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ हमारे श्योर सिलेक्शन CUET 2024 बैच के बारे में, जहाँ पे वी आर प्रोवाइडिंग कोर्सेज दैट आर अवेलेबल फॉर ऑल UG PG BEd एंड स्कूल एग्जामिनेशन। फिर आप हमसे जुड़ सकते हो हमारे ऐप के थ्रू, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे फ्री में अवेलेबल है, जिसका नाम है CUET कॉन्सेप्ट। और आप हमसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हो, नंबर यहाँ पे प्रोवाइडेड है बच्चों। तो इसी के साथ मैं नवनीत साइन ऑफ करता हूँ अभी। एंड ऑल द बेस्ट, प्लीज़ कनेक्ट विथ अस और अपने इस जर्नी को एक यादगार बना दो यार। जुड़ जाओ हमारे साथ। चलो बाय।